क्या बोल रहे हो आप? मैं क्यों करने लगा उससे शादी? उस वक्त हॉल में सभी छोटे बड़े मौजूद थे। 2 दिन पहले ही प्रभात जी की मौत हुई थी और आज उनकी वसीयत खोली गई थी, जिसके मुताबिक उनके पोते धैर्य को उनके दोस्त की पोती पल्लवी से शादी करनी थी, वरना सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जानी थी। किसी को कुछ नहीं मिलता। बेटा, ये मैंने वसीयत में लिखा है और इसके खुलने के 1 हफ्ते के अंदर शादी होनी जरूरी है, वरना आप सब सड़क पर आ जाएंगे। वकील मुंशी जी ने वसीयत के पहले पन्ने की आखिरी लाइन पर सबकी नजर डाली। धैर्य ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। वो कभी भी इस मिडिल क्लास लड़की से शादी नहीं करने वाला था, चाहे उसका सब कुछ छिन जाए। रजत जी वकील साहब को गेट तक छोड़ने गए। रजत साहब, फिक्र मत करिए, मैं चला जाऊंगा। आप बस इस वसीयत की शर्त पूरी करवा दीजिए ताकि जायदाद कानूनी तौर पर आपको मिल जाए, वरना आप जानते हैं कि 1 हफ्ते बाद क्या होगा, तब मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। वकील साहब ने साफ शब्दों में कहा और वहां से फाइल और कोर्ट के कागज उठाकर बाहर निकल गए। ये सब बाबूजी ने क्या किया? क्या उन्हें पता नहीं था कि बच्चों की मर्जी किसमें है? अब मेरी सहेली की बेटी सोनाली का क्या होगा? प्रमिला जी ने दुखी दिल से अपने पति रजत जी को देखते हुए पूछा, जिनकी नजर अपने बेटे पर ही थी। उनके दिमाग में क्या चल रहा था बस वही जानते थे, और वो किसी भी तरह इस जायदाद को ट्रस्ट में जाने से रोकना चाहते थे, जो कि अरबों की थी। वो पुश्तैनी रईस थे। उनकी जमीन जायदाद इतनी थी कि उन्हें भी अंदाजा नहीं था। आज तक कभी पूरा हिसाब देखने का वक्त ही नहीं मिला था। ये सब हाथ से निकल जाना मतलब सड़क पर आ जाना था। इससे पहले कि रजत जी धैर्य के पास जाते, धैर्य गुस्से में सामने पड़ी टेबल को ठोकर मारता, लंबी लंबी सांस भरता बाहर निकल गया। अब क्या होगा रजत जी? प्रमिला जी सर पकड़कर बैठ गईं। कुछ पानी के लिए कुछ खोना पड़ता है, रजत जी गंभीर लहजे में कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। उनकी बात का मतलब समझकर प्रमिला ने पलटकर सोनाली को देखा, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और वह खुद को बेहद बेबस महसूस कर रही थी। प्रमिला जी ने अपनी सहेली की बेटी सोनाली को यहाँ बुला लिया था, क्योंकि वह चाहती थी कि सोनाली और धैर्य एक दूसरे को जान ले, समझ ले। उधर पल्लवी अभी अभी कमरे में दाखिल हुई थी कि उसे अपनी माँ के रोने और गुस्से की आवाज सुनाई दी। उफ, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? क्या हो गया है? पल्लवी, प्रभात दादाजी की मौत हो गई है, वो रोते हुए बोली। पल्लवी माँ के पास जा बैठी, जहाँ उसकी माँ संगीता बहुत दुख से रो रही थी। दादाजी की मौत, पल्लवी ने दोहराया, फिर रुक गई। आवाज धीमी हो गई। आपको कैसे पता चला? अभी राजू का फोन आया था, उसने बताया वो दूर का रिश्तेदार है, उसको पता चल गया और हमें किसी ने नहीं बताया। संगीता आंसू पोंछती रो रही थी। तो चलो, अब पता चल गया ना, चलकर मिल आते हैं। पल्लवी ने समझाने की कोशिश की। क्या फायदा अब जाने का? 2 दिन पहले मौत हुई और अब वहां जाकर उन लोगों का मुंह देखें जो हमें देखना भी पसंद नहीं करते। उदासी में वह बैठ गईं। पल्लवी का दिल भी बुरी तरह दुखा था। प्रभात जी के बेटे अपनी रईसी और अहम में इतने खोए हुए थे कि गरीब संगीता जी का परिवार उन्हें बिल्कुल नहीं भाता था। पल्लवी के दादाजी की मौत के बाद उनके दोस्त प्रभात दादाजी भी ज्यादातर बीमार रहने लगे थे। संगीता जी के परिवार को हवेली आने की इजाजत नहीं थी, इसीलिए वो प्रभात जी की बीमारी में भी उन्हें देखने एक बार भी हवेली नहीं गई। 1 महीने से तो उनसे फोन पर भी बात नहीं हुई थी और आज खबर मिली कि उन्हें गुजरे 2 दिन हो गए हैं। पल्लवी ने उठते हुए आंखों में आए आंसुओं को पोंछा। अब तो रिश्तेदारी भी पैसों से है, जिसकी जेब भरी हो वही रिश्तेदार कहलाता है। संगीता जी गुस्से में सिर हिलाती रसोई की तरफ बढ़ गईं। वो जानती थी कि अब संगीता जी का सारा वक्त रोते और प्रभात जी को याद करते गुजरेगा। आज संगीता जी को हवेली वालों से गहरी नफरत महसूस हो रही थी, जिन्होंने खबर तक देना जरूरी नहीं समझा था। वो रोटी तवे पर डालते हुए मन ही मन बुरे बुरे मुंह बना रही थी। दरअसल पल्लवी के दादाजी की मौत का प्रभात जी को काफी धक्का लगा था।
एक साल पहले पल्लवी के पापा का भी देहांत हो गया। उसके बाद प्रभात जी ने संगीता जी के परिवार को काफी सपोर्ट किया और उनका काफी ध्यान रखा, क्योंकि वह उनके दोस्त का परिवार था और वह उसे बेसहारा नहीं छोड़ सकते थे। प्रभात जी जानते थे कि उनके दोस्त अपनी पोती पर जान देते थे, इसीलिए पल्लवी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रभात जी ने उसकी शादी अपने पोते धैर्य के साथ तय कर दी, क्योंकि संगीता जी के पास कोई मजबूत सहारा नहीं था और ना ही ज्यादा पैसे थे जो वह पल्लवी की अच्छी शादी कर पाती। प्रभात जी ने यह जिम्मेदारी अपने जीते जी पूरी करना जरूरी समझा और उन्होंने वसीयत में यह शर्त रख दी। 19 साल और 8 महीने की पल्लवी मेडिकल पढ़ रही थी और हाल ही में उसने बीएमएस की एंट्री टेस्ट पास किया था। वह बेहद काबिल थी, माँ की एक लौती बेटी थी। पिता का एक साल पहले देहांत हो गया था। तब से माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थी। उसने गहरी सांस लेते हुए माँ के कमरे में जाकर उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाया और दवाइयाँ दी। अभी वह बाहर आई ही थी कि दरवाजे पर जोर जोर से खटकाने की आवाज आई। पल्लवी ने सर उठाकर अच्छे से दुपट्टा ओढ़ा और दरवाजा खोला तो सामने एक शख्स को खड़ा देख उसके माथे पर बल पड़ गए। जी कौन? उस शख्स ने पलटकर पल्लवी को देखा। उसके चेहरे पर सख्ती थी, दिल में गहरी नफरत। पल्लवी, उसने पूछा। जी आप कौन? पल्लवी उस खूबसूरत लेकिन रूखे मिजाज के आदमी को देखते ही थोड़ा झिझकी। धैर्य, रजत जी का बेटा। उसने अपना काला चश्मा उतारकर गहरी नजरों से उसे देखा। उसका चेहरा तो नजरअंदाज करने लायक नहीं था, लेकिन जब दिमाग में नफरत की दीवार खड़ी हो तो इंसान क्या देखे। उसके पूरे परिचय पर पल्लवी के होंठ भींच गए, क्योंकि वह इस पहचान को अच्छी तरह जानती थी। यहाँ आने का मकसद? उसने ठंडे अंदाज में पूछा। मकसद है, तभी आया हूँ। तुम्हारी माँ कहाँ है? वह उसे एक तरफ करता हुआ घर में दाखिल हो गया। आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते, वापस बाहर जाइए। वह गुस्से में आगे बढ़ी और उसकी आंखों में सीधा देखकर बोली। पल्लवी ने उसके और अपने बीच दूरी बनाए रखी। आंटी जी से मिलने आया हूँ। उनका कमरा कौन सा है? उसने बेपरवाही से पूछा। क्या आपको हम याद हैं? जब प्रभात दादाजी जिंदा थे तो आपने हवेली भी हमें ना आने दिया। उनकी मौत की खबर तक देना जरूरी नहीं समझा। हम लोग दादाजी के आखिरी दीदार तक न कर सके, उनसे मिल भी ना सके, और आज आप आकर खड़े हो गए। पल्लवी के लहजे में गुस्सा और ताना साफ झलक रहा था। बहुत जहर भर गया है तुम्हारे अंदर हमारे लिए, धैर्य ने कड़वाहट से कहा। उसने पल्लवी की तरफ एक कदम बढ़ाया तो वह 2 कदम पीछे हट गई। जो आपने दिया वही लौटाना है ना? मेहरबानी करें और यहाँ से जाइए। वह दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए आंसू रोककर सख्त लहजे में बोली। आंटी से मिले बिना नहीं जाऊंगा। धैर्य भी जिद्दी था और अंदर कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि पल्लवी ने उसका रास्ता रोक लिया। एक बार में कही बात समझ नहीं आती क्या? निकलिए हमारे घर से, यह आपके लायक जगह नहीं है, इसीलिए दोबारा यहाँ मत आइएगा। लेकिन धैर्य ने उसका हाथ पकड़कर एक तरफ किया और अंदर बढ़ गया। सामने उसने संगीता जी को देखा और उनके पास आकर इज्जत से मिला। संगीता जी भी उसको देखकर रो पड़ी और गिले शिकवे करने लगी। पल्लवी को उनका अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बजाय उसे घर से निकालने के, वो उसके पास बैठकर दुख सुख बांट रही थी। मैं आपको लेने आया हूँ, आप अभी इसी वक्त चल रही हैं, धैर्य ने ठंडे लेकिन पक्के लहजे में कहा। संगीता ने हैरानी से पल्लवी को देखा। ऐसे कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं? धैर्य ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। पल्लवी ने ताना मारा। जरूर इसमें उन अमीरों की कोई जरूरत होगी, चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए माँ। उसने धैर्य को घूरा और धैर्य ने भी गुस्से से उसे देखा। धैर्य को अपने पिता के शब्द याद आए। कुछ भी करके उन्हें हवेली ले आओ, उस लड़की से शादी करो, जायदाद अपने नाम करो, फिर रिश्ता खत्म कर देना। वसीयत में सिर्फ शादी की शर्त है, निभाने की नहीं। धैर्य ने खुद को संभाला और फिर संगीता जी की तरफ मुड़ा। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर इतनी अहमियत होती तो दादाजी की मौत की खबर माँ को जरूर देते।
जवाब पल्लवी की तरफ से आया। धैर्य का मुंह खुला रह गया। उसने तीखे लहजे में कहा, कल दादाजी की वसीयत खुली। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि आप लोगों को हवेली ले आया जाए। जीते जी तो आप उनकी ख्वाहिश पूरी ना कर सके। अब कौन सी ख्वाहिश पूरी करने का इरादा है आपका, जिनसे उन्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता? पल्लवी ने सख्त लहजे में कहा। तभी संगीता जी ने कहा, पल्लवी बेटा जाओ, चाय पानी का इंतजाम करो। पल्लवी ने ताना मारा, कौन सा चाय पानी अम्मा, ये तो मिनरल वाटर पीते होंगे, इन्हें हमारा गरीबों का पानी हजम नहीं होगा। अम्मा ने सख्ती से कहा, जाओ किचन में। पल्लवी पैर पटकते हुए किचन की तरफ चली गई, जबकि धैर्य इत्मीनान से बैठ गया और अपनी आंटी को मनाने की कोशिश करने लगा। कुछ हद तक वह कामयाब हो चुका था, अब राजी भी करना था। आपको लगता है कि वह आ जाएंगी? प्रमिला जी ने राजीव जी से चिंता के साथ पूछा। वो यहाँ आए या ना आए, मुझे धैर्य पर पूरा यकीन है, वो उन्हें लेकर आएगा। उनके लहजे के भरोसे ने प्रमिला जी को भी चौंका दिया। कुछ ही देर में बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई तो सब चौकन्ने हो गए। सभी की नजरें मेन गेट की तरफ उठ गईं। प्रमिला जी रेलिंग के पास खड़ी नीचे हॉल में देखने लगी। उनके पास उनकी सहेली सुनीता जी भी आ गईं। उनकी बेटी सोनाली भी कमरे से निकलकर सामने आई। मुख्य दरवाजे से धैर्य के साथ एक मध्यम उम्र की महिला और एक बेहद खूबसूरत लड़की दमकते चेहरे के साथ अंदर आई। नहीं, यह तो पहली बार में ही हवेली पहुंच गई। सुनीता ने दांत पीसते हुए कहा, लगता है जैसे इंतजार में थी कि कोई लेने आए और हमें इस घर में आने का मौका मिले। सुनीता ने जहर भरे लहजे में कहा। इतने में राजीव जी अपने कमरे से निकलकर संगीता जी की तरफ बढ़े और नमस्कार किया। वह भी फूट फूट कर रो पड़ी। अपने प्रभात जी की याद गहराई से आ गई और गिले शिकवे फिर शुरू हो गए। राजीव जी ने माफी मांगी। तभी प्रमिला जी भी उनके पास आई और मिली, लेकिन माहौल में अभी भी एक खिंचाव था। राजीव जी ने पल्लवी के सिर पर प्यार से हाथ रखा और एक नजर बेटे धैर्य को देखा, जिसके चेहरे का इत्मीनान देखने लायक था। मतलब अब आगे का रास्ता आसान था। पारुल, इनके लिए जो कमरा तैयार करवाया था, इन्हें वहीं ले जाओ। बेटा अपना सामान रखो और इस घर को अब अपना ही घर समझो। प्रमिला जी ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान के साथ कहा, जबकि पल्लवी सिर्फ अपनी माँ की जबरदस्ती की वजह से यहाँ आई थी। माँ बेटी पारुल के साथ कमरे में चली गईं। राजीव रॉय ने बेटे को गले से लगाया। धैर्य, तुमने तो कमाल कर दिखाया। कल तक तो तुम किसी भी सूरत में उस लड़की से शादी करने को तैयार नहीं थे, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हें समझाया और राजी किया। अब आगे का काम हम दोनों बाप बेटे मिलकर तय करेंगे। आना तो था। इतनी अमीर जिंदगी किसे बुरी लगती है? सुनीता जी ने मुंह बनाते हुए कहा। प्लीज सुनीता, कुछ भी सोच समझ कर बोलना। जानती है ना, इस शादी को इस हफ्ते में हर हालत में करना है, इसीलिए कोई भी बात करके माहौल खराब मत करना। प्रमिला जी ने समझाया। सब राजी थे, बस सोनाली को छोड़कर। उसे उस लड़की का इस हवेली में रहना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शादी होते देखना तो दूर की बात थी। जैसे ही धैर्य अपने कमरे में गया, सोनाली भी छुपते छुपाते पीछे गई और कमरे में पहुंचकर अचानक पीछे से उसे गले लगा लिया। धैर्य चौंक गया और धीरे से उसे अलग किया। आंसू क्यों आ रहे हैं? उसने नरमी से पूछा। तुम शादी कर लोगे उस लड़की से? वह रोते हुए बोली। मजबूरी है, जानती हो ना, धैर्य ने थोड़े चिड़चिड़े अंदाज में कहा। मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? सोनाली ने दिल का डर जुबान पर ला दिया। इतना डर क्यों रही हो? धैर्य ने उसके आंसू पोंछे, लेकिन नजरें फेर ली। प्लीज धैर्य, मत करो, मैं तुम्हें बांट नहीं सकती। वह फिर उसके करीब आई तो धैर्य ने हाथ से इशारा करते हुए उसे रोक दिया। अपने और मेरे बीच फासला रखो, हमारे बीच अभी कोई रिश्ता नहीं है, खुद पर काबू रखो। वो सख्त लहजे में बोला था। रिश्ता तो तुम्हारा किसी और से है और उसे ही अपने पास आने की इजाजत दोगे? मेरा क्या होगा धैर्य? सोनाली लगातार एक ही बात दोहराकर धैर्य को कसूरवार ठहरा रही थी। अभी बहुत रात हो गई है, तुम जाओ, कल बात करेंगे। वो थका हुआ था, बस नहाकर सोना चाहता था। धैर्य प्लीज, सोनाली ने कहा। कल बात करेंगे, उसने साफ लहजे में कहा तो सोनाली बिना कुछ बोले कमरे से चली गई। धैर्य अपनी गर्दन दाएं बाएं स्ट्रेच
स्ट्रेच करता बिस्तर पर लेट गया। आज संगीता जी के घर हुई सारी बातें और पल्लवी का ख्याल उसके मन में कड़वाहट भर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और कोई अंदर आया। धैर्य को लगा सोनाली वापस आई है, लेकिन पल्लवी को अंदर आते देख वो उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। मेरी माँ, उन्हें सांस नहीं आ रही। पल्लवी ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके। क्या क्या हुआ? धैर्य फौरन बिस्तर से उठते हुए फिक्रमंद हो गया। उनका इनहेलर नहीं मिल रहा, शायद आपकी गाड़ी में गिर गया होगा, प्लीज देख लीजिए। पल्लवी की आवाज दिन की तीखी झड़प से बिल्कुल अलग थी। तुम जाओ, अपनी माँ के पास रहो, मैं देखता हूँ। धैर्य तुरंत कार पोर्च में पहुंचा। सीट पर तो इनहेलर नहीं था, लेकिन नीचे नजर गई तो मिल गया। वो भागता हुआ अंदर आया। रास्ते में सोनाली मिली, मगर उसने ध्यान नहीं दिया और सीधा संगीता जी के कमरे में पहुंचा। उनकी सांस तेज और टूट टूट कर चल रही थी। आंखों में तकलीफ साफ झलक रही थी। पल्लवी उन्हें संभाल ही नहीं पा रही थी। धैर्य ने तुरंत इनहेलर थमाया। पल्लवी ने माँ को पकड़कर उन्हें इनहेलर देने में मदद की। कुछ ही देर में उनकी सांस सामान्य होने लगी। पल्लवी ने उनका सिर अपने ऊपर टिका रखा था और शब्दों से हौसला दे रही थी। थोड़ी देर में संगीता जी लेट गईं और धैर्य को नर्म निगाहों से देखने लगी, लेकिन अभी बोलने की हालत में नहीं थी। आंटी का ध्यान रखना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। धैर्य का लहजा अपने आप मुलायम हो गया था। संगीता जी की हालत देखकर वो सच में परेशान हो गया था। माँ को आराम से लिटाकर कंबल उड़ाते हुए पल्लवी ने उसकी तरफ देखा। अभी आपने जो किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन बाकी आपके किसी एहसान की जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ का ख्याल खुद रख सकती हूँ। अब वो फिर पहले वाली पल्लवी बन चुकी थी। धैर्य ने उसे एक सख्त नजर से देखा और बाहर निकल गया, जबकि वो लाइट ऑफ करके माँ के पास चली गई। अगले दिन संगीता जी बोली, प्रभात जी के बहुत एहसान है हम पर। उन्होंने जो भी फैसला लिया है सही ही होगा, और ये आपका बड़ा दिल है कि आप अपने बेटे के लिए मेरी पल्लवी को मांग रहे हैं। संगीता जी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे यकीन था आप कभी मना नहीं करेंगी, लेकिन मुझे ऐतराज है। अचानक पल्लवी की आवाज पर वहाँ हॉल में बैठे सब चौंक गए और उसकी तरफ देखने लगे। संगीता जी को बेटी की इस बात पर गुस्सा आ गया। मुझे आपके बेटे से शादी नहीं करनी अंकल, वो हाथ बांधे सीधे लहजे में बोली, जबकि सोफे पर टांग जमाए बैठे धैर्य का दिमाग पल भर में झल्ला गया। बेटा, जब बड़े आपस में बात कर रहे हो तो छोटे नहीं बोलते। रजत जी ने अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से काबू में रखा, लेकिन जब फैसला छोटों के बारे में हो तो छोटों से राय ली जाती है ना। और मुझे यकीन है कि मेरी माँ मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगी। वो अपनी माँ को भरोसे में लेना चाहती थी। पल्लवी, कमरे में जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। संगीता जी ने उसे टोका। माँ, आप बात नहीं कर रही, आप तो बस इमोशनल होकर फैसला ले रही हैं। पल्लवी ने खुद को और सख्त बोलने से रोका। क्या कहा तुमने? धैर्य ने भी अपने शब्दों को रोक लिया। उसकी गहरी नजरें पल्लवी पर टिक गईं। माँ, आप चलिए अंदर मेरे साथ। वो माँ को उठाने लगी। पल्लवी, मैंने तुम्हारी बात पक्की कर दी है, इसीलिए अब कोई बहस नहीं। उन्होंने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। पल्लवी आंखों में आंसू लिए माँ को अविश्वास से देखने लगी। कल तक माँ इन लोगों के खिलाफ थी और आज यहाँ आकर इनका साथ दे रही थी। वो गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद संगीता जी ने अपनी बेटी के व्यवहार की माफी मांगी, जबकि रजत जी के दिल में उस लड़की के लिए और ज्यादा नफरत भर गई थी, जिसने इस तरह उन्हें जवाब दिया था। बस वसीयत ने उनके हाथ बांध दिए थे, वरना इस लड़की को एक मिनट के लिए भी इस घर में बर्दाश्त ना करते। पल्लवी ने खूब ऐतराज किया, शोर मचाया, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी और घर वालों के बीच उसका धैर्य से विवाह हो गया। उसकी आंखों में ढेरों आंसू थे, लेकिन माँ की धमकियों के आगे वो बेबस थी। बेहतर होगा विदाई भी आज ही कर दी जाए, कल रिसेप्शन सादगी से करेंगे, रजत जी ने मुस्कुराते हुए कहा। पल्लवी मन ही मन सब पर गुस्सा निकाल रही थी। जैसा आपको ठीक लगे रजत साहब,
अब से ये आपकी बहू है, आपके घर की बहू। आप इस घर के बड़े हैं, इसके लिए जो भी करेंगे उसकी भलाई के लिए ही करेंगे। संगीता जी की बातों से उनका मान बढ़ा और पल्लवी को विदा करके धैर्य के कमरे में भेज दिया गया। वो लहंगा पहने थी जो जबरदस्ती उसकी माँ ने पहनने को कहा था। हल्के मेकअप और ज्वेलरी के साथ भी उसकी खूबसूरती पूरी तरह झलक रही थी। उसे आज हॉल में सबकी नजरें अपने आर पार जाती महसूस हो रही थी। कमरे का दरवाजा खुला, उसकी सास अंदर आई। प्यारी लग रही हो, उसको सिर से पैर तक देखते हुए बोली, लेकिन मखमल में टाट का पैबंद अच्छा नहीं लगता, ये तो सुना ही होगा। उनकी इस बात पर पल्लवी ने सिर उठाकर उन्हें देखा। ऐसी क्या देख रही हो? जो हो रहा है उसे सच मत समझ लेना। जिस माँ की खातिर तुमने धैर्य से शादी की है, उसी माँ की खातिर धैर्य से दूर भी रहना। धैर्य का तुम्हारा कोई मेल नहीं है। वो मेरी पसंद से शादी करेगा और मेरी पसंद को ही अपनी जिंदगी में रखेगा। फिर मुझसे शादी की वजह बस मजबूरी है जो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, वो कहकर बाहर निकल गई। ये सुनकर पल्लवी की आंखें भर आईं। उसे धैर्य से कोई लगाव नहीं था, बल्कि उसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पर अब शादी जैसे रिश्ते के साथ भी ये खेल खेलने लगे थे। तभी अचानक दरवाजा खुला और अंदर आने वाला धैर्य नहीं बल्कि सोनाली थी, जिसकी आंखों में आंसू और गुस्सा था। वो मेरा है, धैर्य सिर्फ मेरा है, तुम्हारा नहीं, वो जुनूनी अंदाज में चिल्लाई। पल्लवी को लगा कि वो किसी पागल परिवार में आ गई है, तो कर लेती शादी उससे, कम से कम मेरी जान तो छूट जाती। इस बार पल्लवी ने गुस्से में कहा और अंदर आते धैर्य ने ये बात साफ साफ सुन ली। कर लूंगी, बहुत जल्द तुम्हें धैर्य की जिंदगी से निकाल दूंगी, सोनाली बोली। अगर इतनी ताकत होती तुम्हारी मोहब्बत में तो आज तुम यहाँ होती, मैं नहीं, पल्लवी का जवाब आया। सोनाली और कुछ कहने ही वाली थी कि धैर्य ने उसे टोक दिया। वो पलटकर धैर्य की तरफ देखने लगी और बेचैनी से रोते हुए उसके गले से लग गई। धैर्य और सामने खड़ी पल्लवी की निगाहें एक दूसरे से टकराईं। धैर्य ने धीरे से सोनाली को खुद से पीछे किया। अपने कमरे में जाओ, उसका लहजा भी नरम था। धैर्य वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन धैर्य की सख्त नजरों के कारण उसके शब्द गले में ही अटक गए और वो वहां से बाहर निकल गई। धैर्य की नजर सामने खड़ी अपनी कम उम्र पत्नी पल्लवी के ऊपर उठी। उसकी और सोनाली की उम्र में काफी फर्क था। सोनाली लगभग 24 साल की थी, जबकि पल्लवी अभी 19 साल की हुई थी और खूबसूरती में सोनाली को काफी पीछे छोड़ती थी। आप भी कुछ कहेंगे? कोई कड़वी बात, कोई ताने भरे शब्द? पल्लवी ने तंज कसा, लेकिन धैर्य ने उसे नजरअंदाज किया और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके पीछे उसकी आवाज आती रही, लेकिन वो चुप ही रहा। पल्लवी को चिढ़ होने लगी। मुझे नहीं पता आपने मुझसे शादी क्यों की और मेरी माँ को बेवकूफ बना दिया, लेकिन मैं जानती हूँ इस सब के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है, वरना जो अमीर लोग आज तक हालचाल पूछने तक नहीं आए, उन्हें अचानक हम गरीब के भविष्य की इतनी फिक्र क्यों होने लगी? मुझसे शादी करके मेरा भविष्य सुरक्षित कर रहे हो? वाह, इस ड्रामे को मेरी माँ सच मान सकती है, मैं नहीं, वो ताली बजाकर बोली। धैर्य ने पलटकर उसे देखा और धीरे धीरे उसके पास आने लगा। पल्लवी की सांसें थम सी गईं। करीब पहुंचते ही उसने उसे अपने गले से लगा लिया। पल्लवी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन और ज्यादा उसके करीब खिंचती चली गई। धैर्य बोला, तुम्हारी जुबान के तेवर मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ। अब अगर और बकवास की तो 1 मिनट में चुप करवा दूंगा और मेरा चुप कराने का तरीका तुम्हें याद रह जाएगा। वो बुदबुदाया, मुझे छोड़ो। वो झटकी, लेकिन उसने उसका हाथ और कस के पकड़ लिया। उसके मजबूत हाथों में वो एक कोमल सी परी लग रही थी। कुछ भी करो, लेकिन मेरी बात के खिलाफ मत जाना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, कहकर उसने उसे झटके से छोड़ दिया, जिससे वो लड़खड़ा गई। अपना कपड़ा उठाते हुए वो बाथरूम में चला गया। पल्लवी गुस्से और मायूसी से सोच रही थी, पूरा घर ही अजीब है। पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया था जो माँ ने मुझे इस शख्स के साथ बांध दिया। वो जानती थी कि 2 दिन में सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, लेकिन तब तक उसे अच्छी बहू का नाटक करना होगा। धैर्य बाहर आया
तो पल्लवी को सोफे में दुबकी हुई देखकर उसने सर झटका। वो खुद भी यही चाहता था कि वो उसके बिस्तर पर ना आए, लेकिन जाने क्यों वो लड़की उसे अपनी तरफ खींचने लगी थी। बहुत मुश्किल से उसने खुद को काबू में रखा और सोने की कोशिश की। लाइट ऑफ करते ही वो करवट बदल गया। पल्लवी ने दिल में चैन की सांस ली, लेकिन आंखों से आंसू बह निकले। उसका मन इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रहा था, जबकि शादी को लेकर उसके मन में भी कई सपने थे जो एक ही दिन में टूट गए थे। धैर्य को भी नींद नहीं आ रही थी। उसकी नई नवेली पत्नी उसके कमरे में थी, लेकिन उससे बहुत दूर। उसने आंखें मूंद ली। कुछ देर पहले के लम्हे याद कर वह खुद को बेबस महसूस कर रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी उसके पास जाए और उस पर अपना हक जता ले, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभाल रहा था। मैं तुम्हारा कभी अपना नहीं बनूंगा। यह रिश्ता बस वक्त की मांग है जो जल्दी खत्म हो जाएगा, और तुम्हारी जगह सोनाली आएगी जो मेरे लायक है। उसने झुलझुलाकर दीवार पर मुक्का मारा, मगर उसके अपने ही शब्द उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। वह उस लड़की के लिए पागल हो रहा था। जो एहसास, जो जज्बात वो पल्लवी के लिए महसूस कर रहा था, वैसा उसने कभी सोनाली के लिए नहीं किया था। जबकि सोनाली उसके करीब आने की पूरी कोशिश करती थी। रात धीरे धीरे बीत रही थी। दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाकर आज की रात खराब कर दी थी। अगले दिन घर के अंदर ही कुछ करीबी रिश्तेदारों और घर के बड़े बुजुर्गों को बुलाकर रिसेप्शन का छोटा सा आयोजन कर दिया गया। दादाजी को गुजरे हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, और धैर्य की अचानक शादी भी बहुत सादगी से कर दी गई थी। सबके सवालों के जवाब में दादाजी की आखिरी ख्वाहिश का जिक्र किया गया। यह खबर उड़ते उड़ते पल्लवी तक भी पहुंची, जिससे उसका दिल और ज्यादा उदास हो गया। मेहमानों के जाने के बाद वकील साहब आए। सभी लोग ड्राइंग रूम में मौजूद थे। वकील साहब ने धैर्य को शादी की बधाई दी, जिसे उसने चुपचाप सुना। वह दादाजी की वसीयत की शर्त पूरी कर चुका था, और अब इस लड़की को एक दिन के लिए भी अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह चाहता था कि जल्दी से जल्दी उसे अपने कमरे और जिंदगी से दूर कर दे। दादाजी की शर्त के मुताबिक आपने उनके दोस्त की पोती से शादी कर ली है। अब मैं वसीयत की आखिरी लाइनें पढ़ने जा रहा हूँ। चूंकि शादी हो चुकी है, इसीलिए यह अब पढ़नी जरूरी है। जैसा कि शादी हो गई है, आप दोनों को यह जरूरी है कि 3 महीने तक यह रिश्ता बनाए रखें। अगर 3 महीने के भीतर आप दोनों में से किसी ने भी अलग होने का फैसला लिया, तो उसे इस जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। 3 महीने साथ रहने के बाद अगर आप चाहें तो जायदाद का बंटवारा कर सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों के साइन चाहिए। वकील साहब ने पेपर्स धैर्य के आगे रखे, जबकि पल्लवी वहां मौजूद नहीं थी। धैर्य ने मन ही मन झुलझुलाते हुए उन पेपर्स पर साइन कर दिए। उसे एक दिन भी पल्लवी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब पूरे 3 महीने कैसे रहना था, यह सोचकर ही वह खींच गया। मैं पल्लवी से साइन करवा के लाता हूँ। वो फाइल उठाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खोला, अचानक से पल्लवी भागते हुए उससे टकराई और कसकर उसे पकड़ लिया। उसके यूं अचानक खुद से टकरा जाने पर वह हैरानी से उसे देखने लगा। वह बुरी तरह घबराई हुई थी। क्या हुआ? धैर्य का लहजा एकदम नरम था, और वो खुद भी नहीं समझ पाया कि उसने ऐसे क्यों पूछा। वहाँ कोई था? मैं डर गई। पल्लवी बिल्कुल बच्चों की तरह बोल रही थी। बहादुर स्वभाव की लड़की अंधेरे में किसी अनजान साए को देखकर घबरा गई थी। धैर्य ने पूरा कमरा चेक किया, मगर वहाँ कोई नहीं था। तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लो, पानी पियो। उसने टेबल से पानी का गिलास उठाकर दिया, जिसे उसने बस 2 घूंट पिया और रख दिया। वह जानती थी कि यह उसका वहम नहीं था। कोई ना कोई वहाँ जरूर था। रिलैक्स, इन पेपर्स पर साइन कर दो। धैर्य ने फाइल उसके सामने रखी तो पल्लवी ने धैर्य को कुछ सवालिया नजरों से देखा। जायदाद के पेपर हैं। अब शादी के बाद तुम्हें भी बहुत कुछ मिलेगा इस जायदाद में से, और इतना मिलेगा कि सारी जिंदगी ऐसे गुजारोगी। जिस अंदाज में वो बोला, पल्लवी को बुरा लगा। उसने फाइल खोली और पेपर पढ़ने लगी। पेपर पढ़कर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब इस जायदाद की खातिर ही धैर्य ने उससे शादी की थी। पल्लवी का दिल बुरी तरह टूट चुका था। हालांकि वो जानती थी कि इस शादी के पीछे कोई ना कोई वजह होगी, पर अब सच सामने आया।
तो चोट और गहरी लगी। उसने खामोशी से पेपर पर साइन कर दिए। अब से तुम और मैं सिर्फ 3 महीने साथ रहेंगे, उसके बाद आपसी सहमति से अलग हो जाएंगे। अब तुम्हें बैंक बैलेंस और जायदाद का बड़ा हिस्सा भी मिलेगा, जो तुम्हारा इनाम होगा। गरीबी की जिंदगी से निकलकर अमीरी का मजा चख लो, अच्छा लगेगा। धैर्य उठते हुए बोला। अब पल्लवी बिल्कुल चुप हो गई थी। क्या माँ सब जानती थी? धैर्य, जो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, उसके इस सवाल पर रुक गया। हाँ, वो एक एक बात जानती हैं, इस शादी की अवधि भी और वसीयत की शर्त भी, और लालच तो उनमें भी था। जो जायदाद की खातिर बेटी का सौदा कर दिया, वो तल्ख लहजे में बोला। पल्लवी ने चुपचाप सिर झुका लिया। धैर्य जा चुका था। पल्लवी को हर चीज से नफरत होने लगी थी। उसकी माँ संगीता हमेशा से अमीर लाइफ स्टाइल चाहती थी। आज उन्हें वो सब पाने का मौका मिल रहा था और उसके लिए उन्होंने बेटी का भविष्य दांव पर लगा दिया था। पल्लवी माँ से भी नाराज हो चुकी थी। 3 महीने, 3 महीने तो बहुत लंबा समय है। मैं एक हफ्ते के अंदर तुमसे अलग हो जाऊंगी। भाड़ में गई है ये तुम्हारी अमीरी, ये जायदाद। मुझे कुछ नहीं चाहिए धैर्य तुमसे। मुझे एक सच्चा जीवन साथी चाहिए था, जो सिर्फ मेरा हो, सच्चा हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो धैर्य, तुम्हें तुम्हारी दौलत समेत अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दूंगी, और वो भी ऐसे कि तुम सबके सामने सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहोगे। पल्लवी ने मन ही मन प्लानिंग कर ली। घर में अब सबको पता चल चुका था कि ये शादी बस दिखावा है, इसीलिए पति पत्नी का नाटक उन्हें सिर्फ बाहर वालों के सामने करना पड़ता था। घर वालों को भी सच्चाई मालूम थी। संगीता जी ने पल्लवी से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो उनका ख्याल तो रखती, पर बातचीत बंद कर चुकी थी। संगीता जी उसकी दूरी से अक्सर रोती थी, लेकिन पल्लवी का सख्त दिल पिघलता नहीं था। धैर्य और पल्लवी एक कमरे में रहते थे, लेकिन एक दूसरे से कोई बात नहीं करते थे। पल्लवी बस मौके की तलाश में थी कि कैसे धैर्य को सबके सामने बेनकाब करे और बदला ले, और फिर मौका मिल गया। उनकी शादी के 2 महीने हो चुके थे और 1 महीना बाकी था। इसके बाद सब कुछ वैसा ही होना था जैसा इन अमीरों ने सोचा था। उन्होंने अपने फायदे के लिए पल्लवी का इस्तेमाल किया था। अब पल्लवी की बारी थी। उस दिन घर में मेहमान इकट्ठे हुए थे। आज रजत जी का जन्मदिन था, जिसे अच्छे से मनाया जा रहा था। सोनाली बेहद खुश थी और हर काम में धैर्य के साथ थी। एक पल के लिए भी उससे अलग नहीं हो रही थी। पल्लवी के अंदर जलन उठी। चाहे जैसे भी हालात हो, वो उसका पति था, और पति अगर पत्नी की जगह किसी और को अहमियत दे तो तकलीफ होती ही है। अब वो तकलीफ जो वो देने वाली थी, उसमें धैर्य को तड़पते हुए देखना चाहती थी। बर्थडे पार्टी शुरू हुई, तभी एक वकील आया और पल्लवी से मिलने की बात कही। पल्लवी उस वकील को देखकर उसके पास आई, उससे फाइलें ले ली और धन्यवाद कहा। धैर्य की तेज निगाहों से ये मंजर छुप नहीं सका। एक्सक्यूज मी, मुझे इस वक्त यहाँ आप सबके सामने अपने दिल की बात कहनी है। अचानक पल्लवी की आवाज पर सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा। संगीता जी ने भी पहले परेशान नजर से बेटी के चेहरे पर एक अजीब सा जुनून देखा। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2 महीने पहले दादाजी की आखिरी ख्वाहिश पर इस इंसान ने मुझसे शादी की थी, लेकिन ये सब एक धोखा था और आज मुझे इनसे तलाक चाहिए, वो बेधड़क बोली। सब पर सन्नाटा छा गया। वो सीधा धैर्य के सामने जाकर खड़ी हो गई। धैर्य ने माथे पर बल डालकर उसे देखा। लेकिन बेटा, ऐसे नहीं कहते। चाहे शादी जैसे भी हालात में हुई हो, यूं सबके सामने तलाक नहीं मांगते। गुनाह नहीं तो कम से कम बदनामी तो होती ही है। और इतने अच्छे घर खानदान में आई हो, क्यों तलाक का दाग लेना चाहती हो? मोहल्ले की एक औरत ने नरमी से समझाया। आपकी बात सही है, लेकिन मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ। ये मुझे मेरा हक नहीं दे सके। क्या बकवास कर रही हो? धैर्य को उसकी बात पर बेहद गुस्सा आया और उसने पल्लवी को बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। यही सच है मिस्टर धैर्य, मुझे आपके साथ नहीं रहना। खाली इस बंगले, गाड़ी और नौकरों का मैं क्या करूं? मुझे अपने पति धैर्य का प्यार चाहिए था, जो नहीं मिला। इसीलिए ये लीजिए पेपर्स। जिस दिन आपने मुझसे इन पर साइन करवाए थे, आज इन पर साइन आप करेंगे। वो अटल लहजे में बोली। क्या है ये? धैर्य ने आंखों में गुस्सा भरकर दबे स्वर में कहा। तलाक के पेपर्स, इन पर साइन करें और अभी इसी वक्त हम अपने रास्ते अलग कर लें। इस बार पल्लवी की आवाज ऊंची थी। एक पल को चारों तरफ सन्नाटा छा गया। धैर्य अपने खिलाफ इतनी हिम्मत देखकर हैरान भी था और गुस्से में भी।
पल्लवी ने जानबूझकर यह सब आज के दिन कहा था ताकि वो धैर्य का सबके सामने तमाशा बना सके, लेकिन सामने वाला भी कोई मामूली इंसान नहीं था। अगर तुम्हारे गिले शिकवे मुझे पहले ही पता होते तो मैं पहले ही दिन उन्हें दूर कर देता, लेकिन तुमने वक्त ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, चलो आज तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर देता हूँ, धैर्य ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा और उसका बाजू कसकर पकड़ लिया। लंबे लंबे कदम भरते हुए वो उसे कमरे की तरफ ले जाने लगा। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? पल्लवी ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ और कस गई। आज उसने धैर्य के अहम पर सीधा वार कर दिया था। कमरे में पहुंचते ही उसने पल्लवी को जोर से धक्का दिया। इससे पहले कि वो संभल पाती, धैर्य ने दरवाजा बंद किया। खबरदार, जो मेरे करीब भी आए। आप सोनाली से मोहब्बत करते हैं ना, तो उसके पास जाइए, मेरे पास मत आइए, मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, पल्लवी चिल्लाई। लेकिन धैर्य उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ा। भरी महफिल में तुमने मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया और तुम चाहती हो मैं तुम्हें कुछ कहूँ भी ना? नहीं पल्लवी, जो कुछ तुमने किया है उसका हिसाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। वो हर शब्द पर जोर देते हुए उसका हाथ कसकर पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ कर गया और तीखी नजरों से उसकी सहमी आंखों में झांकने लगा। पल्लवी उसे धक्का देकर दूर करना चाह रही थी, लेकिन धैर्य की पकड़ से निकलना उसके लिए आसान नहीं था। 2 महीने तक वो और पल्लवी एक कमरे में अजनबियों की तरह रहे थे और आज अगर वो अपना हक ले रहा था तो उसकी वजह पल्लवी खुद थी। मैं आपको आपके किए के लिए कभी माफ नहीं करूंगी, दूर हटिए, पल्लवी ने गुस्से में कहा तो धैर्य ने उसके होठों पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। मजबूर मत करो कि मैं सख्ती करूं। अब की बार उसका लहजा थोड़ा नरम था, जिससे पल्लवी खामोश हो गई। आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे? उसने कांपती आवाज में कहा। ये जबरदस्ती नहीं है, इसे रजामंदी से हक लेना कहते हैं, जो आज तुम्हें मुझसे मिलेगा। आप बहुत जालिम हैं, वो रोते हुए बोली और धैर्य को और भड़काने लगी। नहीं, तुमने ही मुझे मजबूर किया कि मैं सख्त हो जाऊं, धैर्य ने ठंडे स्वर में कहा। पल्लवी के मन में ये बात भी थी कि वो उसके साथ शादी में बंधी है और उसका हक है, लेकिन उसने अपने शब्दों से धैर्य को इतना चोट पहुंचाई थी कि अब ये टकराव शायद टल नहीं सकता था। सुबह धैर्य सावर लेकर लूज ट्राउजर में बाहर निकला। उसकी नजर एकदम से पल्लवी पर पड़ी, जो सिर से पांव तक कंबल में लिपटी हुई थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रात की बातें उसके दिमाग में घूम गईं, तो उसके मन में फिर से उसे देखने की ख्वाहिश जागी। वो आईने के सामने खड़ा होकर गीले बालों में हाथ फेरते हुए बिस्तर के पास आया। अरे मिसेज, उठना है या नहीं? वो झुककर उसके कान में बोला, जिससे पल्लवी बुरी तरह चौंक गई। वो घबराकर उठी, लेकिन अपनी हालत देखकर फिर से कंबल में छुप गई। धैर्य ने उसे देखकर जोर से हंसी छोड़ दी और बेड की बैकरेस्ट से टिककर दराज से सिगरेट निकालने लगा। आपने मेरे साथ जो किया वो गलत था। आंखों में आंसू लिए पल्लवी बोली तो वो बहुत मासूम लगी, लेकिन धैर्य जानता था कि वो सच में मासूम नहीं है। क्यों, अभी भी कोई कमी रह गई है क्या? और हक चाहिए तो बता दो, धैर्य ने चिढ़ाते हुए कहा। खबरदार, जो अब मेरे पास आए मैं जान ले लूंगी आपकी, पल्लवी ने उंगली उठाकर चेतावनी दी। इस वक्त उसका गुस्सा और तेवर धैर्य को अजीब सा सुकून दे रहे थे। जान लेना क्या होता है, ये तो बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। वो उसके कान में बेबाक बोलता हुआ पीछे हट गया और बाहर जाने लगा। आप तो सोनाली से मोहब्बत करते थे ना, फिर मेरे करीब कैसे आ गए? ये बेवफाई नहीं है? पल्लवी के सवाल पर धैर्य ठहरा, फिर बिना उसकी तरफ देखे बोला, सोनाली तुम्हारी सौतन बनेगी, बेफिक्र रहो। जब वो आएगी तो तुम दोनों मिलकर रहना। उसकी ताने भरी बातों ने पल्लवी को चुप करा दिया। उठ जाओ, वरना मैं जा रहा हूँ, अब यहाँ से निकलो। वो आंखें मीचते हुए चिल्लाई, 10 मिनट हैं तुम्हारे पास, सावर लेकर फौरन बाहर आओ, धैर्य ने सख्त लहजे में कहा और खुद भी बाहर निकल गया। वो आंसू बहाते उस वक्त को कोसने लगी जब उसने सबके सामने धैर्य जैसे इंसान को ललकारा था। पल्लवी ने 10 मिनट में सावर ले लिया। सोच रही थी कि वो जा चुका होगा, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आई, सामने धैर्य को खड़ा देखकर वो वहीं रुक गई और तुरंत पलटने लगी कि धैर्य ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लिया। बोला, आइंदा मुझे देखकर यूं भागी तो बुरा हाल कर दूंगा, समझी? फिर वो अलमारी से उसके लिए कपड़े निकालने लगा। सिर्फ 1 महीना बचा है, उसके बाद तो तुमने मुझे छोड़ ही देना था।
ताकि सारी जायदाद तुम्हारे पास रहे। फिर मुझसे ये नजदीकियां क्यों? पल्लवी ने तंज कसते हुए कहा। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? धैर्य ने गंभीर लहजे में पूछा। मतलब तुम्हें यकीन है? उसकी बात पर पल्लवी का चेहरा लाल हो गया। बहुत बेशरम है आप। वो उससे हाथ छुड़ाने लगी तो धैर्य हंस पड़ा और उसके कान में धीमे से बोला, ये मत भूलो तुम मेरी पत्नी हो और तुम पर मेरा पूरा हक है। फिर उसने कहा, अगर प्रेग्नेंट हुई तो 9 महीने बाद फैसला करना है कि साथ रहना है या अलग होना है। और ड्रेस सिलेक्ट करते हुए उसे छेड़ता भी रहा। हटिए यहाँ से, मैं खुद कर लूंगी। वो चिल्लाई, लेकिन धैर्य जानबूझकर वही करने लगा जो उसे बुरा लगता था। उसकी मजबूत पकड़ पल्लवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन तभी धैर्य को एक जरूरी फोन आ गया और वो जाने को मजबूर हो गया। पल्लवी ने राहत की सांस ली। एक ही रात में उसने उसे थका दिया था, कुछ बेबाक हरकतों से और कुछ चूते शब्दों से। अगली सुबह सोनाली नीचे उतर रही थी जब उसका सामना पल्लवी से हुआ। वो निखरी सी आत्मविश्वास से भरी सामने खड़ी थी जिससे सोनाली ठिठक गई। उसके चेहरे पर चमक देखकर सोनाली का दिल बैठने लगा। कल जिस तरह भरी महफिल में पल्लवी ने धैर्य पर इल्जाम लगाया था और वो उसे घसीट कर कमरे में ले गया था, सबको लगा था कि उसका बुरा हाल कर देगा। लेकिन यहाँ तो पल्लवी का अंदाज ही बदला बदला था। कल तुमने जो सबके सामने बकवास की थी, उसके बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर आने की? सोनाली ने ताना मारा। एक पति के किरदार पर उंगली उठाई है तुमने, शर्म नहीं आती क्या? अब किस मुंह से सबके सामने नजर उठाकर जाओगी? सोनाली की बात पर पल्लवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो इसलिए डियर क्योंकि धैर्य ने मेरे साथ सारे गिले शिकवे दूर कर दिए हैं। रात ऐसे मुझ पर छाई कि बस क्या बताऊं कि इज टू रोमांटिक। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए और थोड़ा शर्माने का नाटक करते हुए सोनाली के सर पर बम गिरा दिया। तुम झूठ बोल रही हो, मेरा धैर्य ऐसा नहीं है। सोनाली भड़क गई। धैर्य अब मेरे हैं, बेहतर होगा तुम उनसे दूर रहो। हम दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया है। अब इस घर की मालकिन बनने के सपने भूल जाओ क्योंकि अब तुम्हें उनका कोई अटेंशन नहीं मिलने वाला। पल्लवी ने अंगूठा दिखाकर उसकी हंसी उड़ाई और आगे बढ़ गई। पल्लवी मन ही मन बड़बड़ाई, इसका धैर्य मेरा है, हक मैं अदा करूं और धैर्य किसी और को दूं? उस आदमी की आंखों में देखो तो समझ आ जाएगा। वो गुस्से में ऊंची आवाज में बोलती कॉरिडोर से आगे बढ़ रही थी कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और पिलर के पास दीवार से सटा दिया। बहुत तेज जुबान चल रही है तुम्हारी। धैर्य ने उसका हाथ थामे हंसी उड़ाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, बार बार क्यों पास आ रहे हो बेवजह? वो झुलझुला कर बोली, अब तो पूरा पूरा परमानेंट मिल गया हूँ, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। धैर्य ने आंखों में शरारत लिए जवाब दिया। एक पल को पल्लवी थम सी गई। दोनों की नजरें टकराईं, धड़कनें तेज हो गईं। मुझे 1 महीने बाद छोड़ दोगे ना? उसने बुझते मन से पूछा। मैंने कोई फारसी बोली है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही? वो गुस्से में हाथ जोड़ते हुए बोली, मेरी जान बख्श दो, मैं आपका दिल बहलाने का सामान नहीं हूँ। उसकी बात पर धैर्य का चेहरा गंभीर हो गया। वो पीछे हटकर उसे देखने लगा। ये अल्फाज तुमने किसके कहने पर कहे? मैं जानता हूँ इतनी बड़ी बात कहने की तुम में हिम्मत नहीं है। तुमने मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाया है। जी चाहता है तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूं जिस तरह तुमने मेरी इज्जत को सबके सामने सवालिया निशान बना दिया। वो उसके पास खड़ा दीवार पर हाथ रख के उसके चेहरे के हाव भाव पढ़ रहा था। लहजा सरल था और आवाज कड़ी। क्या आप सच में मेरे साथ ऐसा करते? उसका लहजा मासूम और बेयकीन था। तुम क्या उम्मीद कर रही थी? धैर्य ने उल्टा सवाल किया। पल्लवी ने सर झटका। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, मैंने गुस्से में कह दिया। 2 महीने हो गए थे हमारी शादी को, एक दिन भी आप मेरे करीब नहीं आए, इसीलिए आपने मुझे 3 महीने बाद छोड़ देना था। मुझे बहुत घुटन होने लगी थी। इस तरह तो आप जीत जाते, आपको सब कुछ मिल जाता। मुझे बस एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया गया। ढेर सारा गुस्सा मेरे अंदर भर गया था। और फिर मम्मी के शब्द, क्या कहा मम्मी ने? वो जो अब तक ध्यान से सुन रहा था, मम्मी का नाम आते ही और गंभीर हो गया। वो कह रही थी कि आप कभी मेरे करीब नहीं आएंगे क्योंकि आप सोनाली के लिए खुद को बचा कर रखे हैं। मैं बस एक मोहरा हूँ जिसे यहाँ सबने इस्तेमाल किया और 3 महीने पूरे होते ही यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मतलब 3 महीने तक कुर्बानी मैं दूं और मेरा पति किसी और पर अपना प्यार लुटाए? मुझे मंजूर नहीं। मैंने पूरी रात जाग कर काटी और फिर कल मैंने आपको वही तकलीफ दी जो मैं 2 महीनों से सहती आ रही हूँ।
और तुम्हें लगा कि ये सब कहने पर मैं क्या करूँगा? वो और करीब आते हुए बोला, जैसे मुझे और उकसा रहा हो। आप मुझे छोड़ देंगे? पल्लवी ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। अब क्या ख़्याल है? अब तो अपना हक पूरा ले लिया। 1 महीने बाद आप मुझे छोड़ ही देंगे ना? पल्लवी ने मुश्किल से वो शब्द कहे जो वो नहीं कहना चाहती थी। अच्छा, अच्छा सोचती हो मेरे बारे में? अगर प्रेग्नेंट हो गई तो? उसने वो सवाल किया जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर धैर्य धीरे से बोला, चलो मैं बताता हूँ। अगर हमारा बच्चा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मुआवजे के साथ छोड़ दूंगा और तुम्हारे हिस्से की संपत्ति तुम्हें दे दूंगा, और अगर हमें बच्चा मिल गया तो 9 महीने तक तुम्हें मुझे सहना होगा। उसके कुछ देर पहले के बोले शब्द अभी भी पल्लवी के कानों में गूंज रहे थे। बच्चा हो जाने के बाद वो डरते डरते पूछ बैठी, मतलब आपको यकीन है कि बच्चा होगा? धैर्य अचानक अपने पीछे से आती आवाज सुनकर पलटा। अपनी माँ को देखता हुआ पीछे हट गया। तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, जल्दी आओ। प्रमिला जी ये कहकर पल्लवी को एक नजर देखती वहां से चली गई। धैर्य ने पल्लवी का हाथ मजबूती से थामा और ड्राइंग रूम में आया। उन्हें एक साथ देखकर रजत जी भी चौंके, लेकिन चुप रहना ही सही समझा। कल क्या तमाशा था सब? कुछ बताओगे? रजत जी गुस्से में बोले। तमाशा खत्म हो गया पापा, अब बस 1 महीने का इंतजार है, उसके बाद फैसला होगा। धैर्य के इस ठंडे अंदाज पर पापा हैरान रह गए। कुछ दिन बाद आज धैर्य को विदेश गए 1 महीना होने वाला था। उसने कहा था कि हर रात वो पल्लवी के साथ रहेगा, लेकिन अचानक उसी दिन उसे बाहर जाना पड़ा और वो अब तक वापस नहीं आया था। इस दौरान उसने पल्लवी से कोई बात भी नहीं की थी। पल्लवी रात रात भर जागकर रोती थी, तकिए को सीने से लगाकर हिचकियां भरती थी। उसे इश्क की वो बीमारी लग चुकी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, और इस बात का इजहार वो कभी भी धैर्य से करने वाली नहीं थी। वो इस रिश्ते की कैदी बन चुकी थी। उस रात धैर्य चाहता तो उसे बहुत तकलीफ दे सकता था, लेकिन उसने हाथ तक नहीं उठाया। जिस तरह उसने अपनी मौजूदगी का उसे एहसास कराया, उसी एहसास पर वो अब तक जी रही थी। कल 3 महीने पूरे होने वाले थे और वो दिन भी आ गया जब उसे यहाँ से जाना था। उसका मन घबराया। उसने चेक भी किया, लेकिन किसी को बताया नहीं और ना ही डॉक्टर के पास गई। उसे डर था कि अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हुई तो धैर्य उसे छोड़ देगा। तभी प्रमिला जी बोली, अब वक्त आ गया है, आज तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये लो जायदाद के कागज, ये घर की चाबी और ये गाड़ी जो तुम्हारा हक है उससे ज्यादा ही दिया है। बैंक अकाउंट में भी अच्छी खासी रकम डाल दी है जिससे तुम सारी जिंदगी आराम से रह सको, कभी किसी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। रजत जी ने भी ठंडे लहजे में कहा। संगीता जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा जिसका नसीब उन्होंने खुद लिखा था। पल्लवी कुछ खामोश थी, एक शब्द भी नहीं बोली। संगीता जी ने उसका हाथ थामा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। आज जैसे पल्लवी सब कुछ हार गई थी। सोनाली के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। पल्लवी ने माँ का हाथ छुड़ा लिया जिनके साथ ने उसका सौदा किया था। वो गहरी सांस भरती दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन अचानक चक्कर खाने से लड़खड़ा गई। संगीता जी की चीख निकल गई। वो आगे बढ़कर बेटी को संभालना चाहती थी, लेकिन पल्लवी ने मना कर दिया। नहीं, अब झूठे सहारे नहीं चाहिए माँ, मुझे अकेले चलना है, मत रोकिए। सहारा लिए वो अपने आंसू अंदर उतारती दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दहलीज पर पहुंचते ही कदम डगमगाए। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो गिरने लगी। तभी धैर्य जो अंदर आ रहा था फौरन उसे थाम लिया। सबने हैरानी से देखा क्योंकि वो अचानक ही आ गया था। धैर्य बिना वक्त गवाए बेहोश पल्लवी को उठाकर हॉस्पिटल ले गया, जहाँ से खबर आई कि पल्लवी पेट से है, वो भी जुड़वा बच्चे हैं। धैर्य की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। पूरे जिस्म में जैसे सिरहन दौड़ गई। बाप बनने का एहसास ही अलग होता है। अभी बच्चे दुनिया में आए भी नहीं थे, लेकिन उसे लग रहा था जैसे आज ही वो पिता बन गया हो। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी पल्लवी अपने अंदर उसकी 2 संतानें संभाले थी। धैर्य पास आया और उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा। ठंडे स्पर्श से पल्लवी की आंखें खुल गईं। सामने धैर्य को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। क्या हो गया? पहली बार देख रही हो क्या?
धैर्य ने उसके गाल को हल्के से छूते हुए कहा, आप आ गए? पल्लवी ने अविश्वास से पूछा। नहीं, मेरा भूत है, धैर्य ने हंसते हुए कहा। तो पल्लवी की आंखें भर आईं। 1 महीने तक मुझसे दूर रहे, अगर अब भी न आते तो बाहर किसी भीड़ में खो जाती। वो खौफ भरी आवाज में बोली। उफ, ये दर्द भरे डायलॉग तुम्हें सूट नहीं करते। मुझे तुम्हारा पुराना अंदाज पसंद है। धैर्य ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पकड़े। बस आप बिल्कुल नहीं बदले, ये गंदी बातें। पल्लवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। थैंक यू मेरी जान, मुझे 2 बच्चों का बाप बनने की खबर दे दी। अब तो पूरे 9 महीने इंतजार करना पड़ेगा, धैर्य बोला। 2 बच्चे? पल्लवी चौंकी। हाँ मेरी जान, क्यों जल्दी जल्दी बच्चे हों और मैं? धैर्य हंस पड़ा। अरे दिमाग से फिजूल बातें निकालो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चलो घर चलते हैं, सबको खुशखबरी देते हैं। उसने पल्लवी को उठाया और बिना किसी परवाह किए हॉस्पिटल से बाहर निकल आया। हवेली पहुंचते ही धैर्य ने सबके सामने साफ कह दिया कि वो पल्लवी को किसी हाल में नहीं छोड़ेगा। भले ही इस शादी की शुरुआत नफरत से हुई थी, लेकिन अब पल्लवी उसके लिए जरूरी है। उसकी बात सुनकर रजत जी, सुनीता जी और सोनाली सब चौंक गए, लेकिन धैर्य ने पल्लवी की प्रेगनेंसी की खबर देकर सबको चुप करा दिया। यूं पल्लवी का प्यार जीत गया, जो वो चुपके चुपके धैर्य से करने लगी थी। कई बार नए आगाज नफरतों को खत्म कर देते हैं। धैर्य पल्लवी को कमरे में ले गया। पल्लवी उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। धैर्य पल्लवी को कमरे में ले गया। पल्लवी उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। धैर्य ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई सारे सवाल हैं। तुम सोच रही होगी कि मैंने बच्चों की वजह से तुम्हें अपनाया है, वरना आज तुम्हें इस घर से निकाल देता। लेकिन ऐसा नहीं है पल्लवी, वक्त के साथ साथ मैं तुमसे प्यार करने लगा था और मैं विदेश से वापस इसीलिए लौट कर आया था कि तुम्हें अब जाने नहीं दूंगा। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं भी होती तो भी मैं तुम्हें नहीं जाने देता, क्योंकि तुम्हारे बिना यह 1 महीना मैंने कैसे गुजारा है ये मैं ही जानता हूँ। और मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था। उस दिन भी मैं तुम्हारे करीब तभी आया था जब मुझे एहसास हुआ था कि अब तुम मेरे दिल तक पहुंच चुकी हो। उस दिन के अपने व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वैसा रूखा व्यवहार मैं तुम्हारे साथ जिंदगी में कभी नहीं करूँगा और तुम्हारी जिंदगी को इतने प्यार से भर दूंगा कि वह दिन तुम्हें जल्दी याद भी नहीं आएगा। पल्लवी ने कहा कि उसने सारी गलती सिर्फ आपकी नहीं थी, बल्कि मैंने भी आपका भीड़ में तमाशा बना दिया था। उसके लिए मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ। और आपको क्या लगता है कि अगर मैं नहीं चाहती तो आप मेरे करीब आ सकते थे? मेरे दिल ने भी आपको स्वीकार कर लिया है, इसीलिए मैंने आपके आगे सरेंडर कर दिया था। दूसरे दिन जब सोनाली धैर्य के सामने आई तो धैर्य ने सोनाली को रोका और कहा कि सोनाली, तुम मुझे माफ कर दो। जब मैं पल्लवी से मिला तो मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है। तुम्हारे साथ तो मैं सिर्फ इस वजह से था क्योंकि माँ ने तुम्हें मेरे लिए पसंद कर दिया था और उस वक्त मेरी सोच थी कि मेरे स्टैंडर्ड का व्यक्ति ही मेरा जीवन साथी हो सकता है। लेकिन पल्लवी के साथ ने बताया कि जीवन साथी वह होता है जिससे मोहब्बत होती है, जिसे दिल स्वीकारता है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और तुम्हारे लिए भी यही सही होगा कि किसी ऐसे व्यक्ति पर अपना वक्त मत बर्बाद करो जो तुमसे मोहब्बत नहीं करता है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारा दिल दुखा है यह मैं जानता हूँ, लेकिन सच को स्वीकार लेने में ही सबकी भलाई होती है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी जीवन में कोई ऐसा जरूर मिल जाएगा जो तुमसे दिल से प्यार करता होगा और तुम्हें खुश रखेगा। सोनाली ने धैर्य की आंखों में देखा और उसे दिखाई दिया कि जो प्यार वह हमेशा धैर्य की आंखों में ढूंढना चाहती थी वह प्यार उसकी आंखों में था, लेकिन उसके लिए नहीं, पल्लवी के लिए। सोनाली उसी दिन उस घर से चली गई और उसका दिल कहीं ना कहीं हल्का हो चुका था, क्योंकि कई महीनों से वह एक ऐसे इंसान के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी जिसके दिल में उसके लिए जगह थी ही नहीं। और आज उसका यह भ्रम टूट चुका था और सोनाली अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। 9 महीनों के बाद पल्लवी ने धैर्य के 2 बच्चों को जन्म दिया। इसमें एक लड़का था, एक लड़की थी। आज पल्लवी और धैर्य का परिवार पूरा हो चुका था और वह एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। उधर वक्त के साथ साथ सोनाली भी धैर्य से उभर चुकी थी और उसके जीवन में विकास के रूप में एक सच्चा जीवन साथी आ गया था जो सोनाली से सच में प्यार करता था। और उससे मिलकर सोनाली ने जाना कि प्यार कितना खूबसूरत होता है और सोनाली ने विकास से शादी कर ली और वह उसके साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही है।
दोस्तों, किसी भी इंसान को जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती के रिश्तों में कभी भी सुकून नहीं होता। रिश्ते वही बेहतर होते हैं जो दिल से स्वीकारे जाते हैं और दिल में जगह बना लेते हैं। आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और मेरे वीडियो को हाइप जरूर दें। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।